एम लक्ष्मी अरोड़ा। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तो हमने बुद्धिज़्म के टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने ये देखा था कि बुद्धिस्ट जो है वो ओरल प्रीच कर रहे थे। बुद्धा अपनी टीचिंग को ओरली प्रोपोगेट कर रहे थे। सिमिलर वे में बुद्धा ने जो संघ ऑर्गेनाइज किए थे वो भी अपनी टीचिंग्स को अलग अलग फेस्टिवल्स और ओकेजन्स में जाके ओरली ही रिसाइट करते थे। उसके बाद आप देखोगे कि 25th सेंचुरी बीसी में जाके पाली में ये लोग उस टेक्स्ट को लिखेंगे, लिटरेरी फॉर्म में, लिखने की फॉर्म में आएगी। तो पाली इज बेसिकली अ लिटरेरी फॉर्म ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। तो प्राकृत की जब लिटरेरी फॉर्म, लिखने वाली फॉर्म को बोलते हैं पाली। तो जब टीचिंग्स जो बुद्धा की हैं वो फर्स्ट काउंसिल जब होगी बुद्धिस्ट काउंसिल में, तो उसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। तो विनय पिटक में हम बात कर रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मॉन्क्स एंड नन्स जो कि मोनेस्ट्री में रहते होंगे। सुत्त पिटक में हम बात कर रहे थे कि धम्म, जो बुद्धा का जो धर्म है उसकी टीचिंग्स के बारे में होगा। और अभिधम पिटक में फिलोसफिकल एनालिसिस हो गए। फिलोसफिकल एनालिसिस मतलब मैन और जो सुपर नेचुरल फोर्सेज हैं, मैन और सुपर नेचुरल फोर्सेस के बीच में क्या कनेक्शन है, ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। सुत्त पिटक के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल में बात की जाए तो सुत्त पिटक 5 निकाय में डिवाइडेड है। 5 निकाय या फिर 5 कलेक्शंस में डिवाइडेड है। तो ये सारी उसकी कलेक्शन है। सुत्त पिटक में अगर आप देखो तो जातक टेल्स का जिक्र है। किसका जिक्र है? जातक टेल्स का। तो जातक टेल्स आर व्हाट? टेल्स, ऐसी स्टोरीज। टेल्स मतलब स्टोरीज किसके बारे में? बुद्ध की लाइफ के बारे में। तो बुद्ध की लाइफ के बारे में एक स्टोरी ये भी है कि जो बुद्ध है वो 550th बर्थ मतलब उनका ये 550th बर्थ था, ठीक है। तो ही वॉज, मतलब बार बार उनका रीबर्थ हो रहा था। इसमें से एक निकाय है अंगुतार निकाय, जिसमें से आपको पता चलेगा महाजनपद के बारे में, ठीक है। सिर्फ यही टेक्स्ट नहीं थे, और भी टेक्स्ट थे जैसे दिव्यादन, ठीक है, दीपवंश, महावंश जो कि श्रीलंकन सॉइल पे लिखे गए थे। मिलिंद पानु, ये एक बुक है इन संस्कृत, कन्वर्सेशन है इसमें। नागार्जुन या फिर नागसेन, दोनों एक ही पर्सन है, इनके और मिलिंद के बीच में। तो मिलिंद इनसे लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, बुद्धिज्म के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, सोल, गॉड, इन सब से रिलेटेड पूछते हैं। और ये बदले में उनका नागार्जुन जो कि एक बुद्धिस्ट फिलोसोफर है, वो मिलिंद को गाइड करते हैं, जवाब देते हैं इन तो ये बुक जो है ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बुक है बुद्ध चरित। वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्ध चरित, नाम से ही समझ में आ रहा है बुद्ध के चरित्र के बारे में, मतलब बायोग्राफी है किसकी? बुद्ध की। किसने लिखी है? अश्वघोष ने, ठीक है। एंड दैट टू इन विच लैंग्वेज? संस्कृत, ठीक है। मूविंग अहेड, बुद्धिज्म जो था अलग अलग टाइम पे आप देखोगे इसकी काउंसिल्स हुई। जो पहली काउंसिल हुई, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। तो जो पहली काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी, ठीक है, सप्तकर्णी केव्स में। इसके चेयरमैन थे महाकश्यप। इसको पैटर्नाइज किया था अजात शत्रु ने, ठीक है। इस टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई थी वो ये थी कि अभिधम कि सुत्त पिटक और विनय पिटक को अच्छे से कंपाइल कर लिया था। किन्होंने? आनंद और उप्पल ने। उसके बाद 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में हुई। सबकमी इसके चेयरमैन थे। और पैटर्नाइज किसने किया था? काल अशोक ने। तो पैटर्नाइज का मतलब ये है ऐसे किंग्स जिन्होंने जगह दी, फाइनेंसेस अरेंज किए ताकि ये काउंसिल्स हो सकें, और लोगों को इनवाइट भी किया दूर दूर से ताकि वो इस काउंसिल का पार्ट बन सके। तो आप देखोगे 2nd बुद्धिस्ट काउंसिल के करीब एक डिवीजन आएगा बुद्धिज्म में, जिसकी वजह से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, स्थरवादंस और महासंगिकास। जिसमें स्थरवादंस जो होंगे ये लेटर में आप देखोगे थेरवाड़ कहलाएंगे या फिर हीनयान कहलाएंगे, और महासंगिकास आपके महायान कहलाएंगे, ठीक है। तो अभी ये डिवीजन महासंगिकास थर्वादन से कहलाएगा। 4th काउंसिल में आते आते ये डिवीजन पूरा प्रॉपर हो जाएगा। तो इससे पहले जो 3rd काउंसिल हुई, 2nd काउंसिल हो गई जिसमें एक डिवीजन हुआ। 3rd काउंसिल पाटलिपुत्र में होगी। मोगालीपुत्र तिस्सा इसको हेड करेंगे, अशोक जो होंगे इसको पैटर्नाइज करेंगे। और इस टाइम पे आप देखोगे अभिधम पिटक की प्रॉपर कंपाइलेशन हो गई। और इसी के साथ अशोक जो होंगे इसके बाद मिशनरीज को भेजेंगे अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग जगहों पे टू प्रोपोगेट बुद्धिज्म, ठीक है। ये अपने बच्चों को खुद को ही भेजेंगे, तो इनके अपने सन और अपनी डॉटर को साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भेजेंगे टू प्रोपोगेट दिस बुद्धिज्म, ठीक है। 1st सेंचुरी बीसी में आप देखो कश्मीर में हुई लोकेशन इसकी कश्मीर थी। चेयरमैन थे वासुमित्र और अश्वघोष। पैटर्नाइज किसने किया? कनिष्क ने। 2nd डिवीजन हुई थी इस टाइम पे।
फर्स्ट डिवीजन सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई और सेकंड डिवीजन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में हुई। और आपका दो डिवीजन, दो प्रोमिनेंट डिवीजन निकल के आएंगे। हीनयान, जिसको जो पहले स्थरवादिन्स भी कहला रहे थे, अभी हीनयान कहलाएंगे, और महायान। फिफ्थ काउंसिल अभी रिसेंट में 1871 म्यांमार में हुई, जिसको पैटर्नाइज किया था किंग मिंडन ने। इन्होंने उस टाइम पे कई सारी बुद्धिस्ट टीचिंग्स को स्टोन पे एंग्रेव करवाया। 1954 और रिसेंट में म्यांमार की गवर्नमेंट ने, बर्मीज गवर्नमेंट ने ही ऑर्गेनाइज करवाई। बर्मा में अगर देखो, म्यांमार में अगर देखो तो थेरवाद ट्रेडिशन विच इज़ वेरी क्लोज टू हीनयान ट्रेडिशन, कभी कभी इंटरचेंजेबल भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये थेरवाद ट्रेडिशन बहुत पॉपुलर है म्यांमार में, इसीलिए उन्होंने उसको टीच करने और उसकी प्रैक्टिसेस को और आगे प्रोपोगेट करने के लिए ये काउंसिल ऑर्गेनाइज करी। मूविंग अहेड, ये जो हमने डिवीजन देखे हीनयान और महायान, ये आपके फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आए थे। इसके बाद आप देखोगे एक और आता है वज्रयान, ये भी एक डिवीजन आया। ये महायान का ही एक सबसेक्ट भी माना जा सकता है। लेट्स मूव अहेड एंड सी। हीनयान का मतलब है लेसर व्हीकल, महायान का मतलब है ग्रेटर व्हीकल, और वज्रयान डायमंड या फिर तांत्रिक बुद्धिज्म। अच्छा, लेसर व्हीकल मतलब क्या है? ये बहुत ही सिंपल होंगे, ठीक है। ये बुद्धा को एक ह्यूमन की तरफ, एक ऑब्वियसली ह्यूमन विच इज़ अ ग्रेट ह्यूमन, उसकी तरह डिनोट करेंगे। तो इसलिए कुछ बहुत ज़्यादा रिचुअल्स और इस सब में बिलीव नहीं रखेंगे। महायान में जब आप देखोगे तो ये गॉड की तरह प्रीच करने लगेंगे। बुद्ध टू देम इज अ गॉड। वज्रयान में भी ही इज़ अ गॉड। तो जब आप महायान महा की बात करते हो, एक बड़े गॉड की बात करते हो, तो ऑब्वियसली आपका जो पूजा करने का तरीका है वो भी बदल जाएगा। तो जैसे आप देखो, हीनयान में आइडल वर्शिप नहीं होगी, लेसर व्हीकल है, सिंपल एस्थेटिक लाइफ जिएंगे। पर जब आप महायान में जाओगे तो आइडल वर्शिप शुरू हो जाएगी, और कई अलग अलग तरीके के आपको आइडल्स दिखने शुरू हो जाएंगे। हीनयान में देखो तो बोला गया कि सैल्वेशन, लिबरेशन, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन काफ़ी है। ये कर लो, अपने आप ही मिल जाएगा, अपने खुद से आप खुद मेडिटेट करके सैल्वेशन अचीव कर सकते हो। पर महायान वज्रयान का कहना है कि नहीं, आपको किसी की हेल्प चाहिए। महायान कहता है बोधिसत्व ऐसे लोग जिनको पूरा ज्ञान आ चुका है, दे आर देमसेल्व्स एनलाइटेंड, पर अभी इस दुनिया को छोड़ के नहीं गए हैं, बुद्ध नहीं बने हैं, इस दुनिया के अंदर ही हैं, और वो क्या करेंगे? आपकी हेल्प करेंगे टू अचीव एनलाइटनमेंट, ठीक है। वज्रयान जो है वो आपका फीमेल बोधिसत्वास के बारे में भी बात करेंगे, और इनके अंदर एक फीमेल डीटी है जिनका नाम है तारा। फीमेल डीटी है, इनका नाम है तारा, और ये तांत्रिक बुद्धिज्म में बेसिकली वज्रयान जो है वो फेमस है तांत्रिक बुद्धिज्म से रिलेटेड। उसके बाद आप देखो लैंग्वेज के बारे में, तो हीनयान में बहुत ही बेसिक पाली लैंग्वेज, कॉमन मैन की लैंग्वेज यूज़ करेंगे, महायान में संस्कृत, और वज्रयान में संध्या भाषा या फिर ट्वाइलाइट, थोड़ी सी भाषा अलग रहेगी। तांत्रिक बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग से कुछ फॉलो करेंगे। अब अगर हम आगे देखें, दो और सेक्ट है, एक है ज़ेन और एक है नवयन। नवयन न्यू बुद्धिज्म है। B.R. अम्बेडकर ने बेसिकली जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी चल रही थी उसको आज के टाइम के हिसाब से रीइंटरप्रेट किया, तो इसको एक नया बुद्धिज्म, न्यू बुद्धिज्म के नाम से मतलब फेमस हो गया। उसके बाद ज़ेन देखो, तो ज़ेन इज़ बेसिकली अ स्कूल ऑफ महायान बुद्धिज्म, उसी का सबसेक्ट है। महायान में जहाँ हम बोलते हैं आइडल वर्शिप के बारे में, जहाँ हम बोलते हैं बोधिसत्व की रिक्वायरमेंट है, ज़ेन का एक जो डिस्टिंग्विश फीचर है दैट इज़ कि भाई मेडिटेशन कर लो, आपको ज़रूरत नहीं है आइडल वर्शिप या उस सब की, एकदम उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी महायान में लिखी है। तो मेडिटेशन आप कर सकते हो। दूसरा, ये अगर आप देखो कौन से रीजन में है तो वो है जापान। मूविंग अहेड, हमने बोधिसत्व की बात करी थी, वो लोग जो आपको एनलाइटनमेंट में हेल्प करेंगे, जो कॉमन मैन को एनलाइटनमेंट में हेल्प करेगा। तो बोधिसत्व कई अलग अलग तरीके के हैं, बाकी जो कुछ मेन है उनके मैंने फोटोज़ यहाँ लगाई है, उनके बारे में थोड़ा सा लिखा है, बहुत ज़्यादा नहीं देखना है, बस थोड़ा सा देखते चलिए, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो एटलीस्ट उतने भर से ही सॉल्व हो जाए। ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बुद्धिज्म से रिलेटेड, वो हम आर्ट एंड कल्चर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे बोधिसत्व है मैत्र को हम फ्यूचर बुद्धा भी कहते हैं, ठीक है। इनको अजीत बोधिसत्व के नाम से भी बोला जाता है। उसके बाद है पदमपानी या फिर अवलोकितेश्वर, ये कंपैशन को डिनोट करते हैं, इनके हाथ में देखो लोटस है। उसके बाद है समंत भद्र, इनको यूनिवर्सल बोधिसत्व कहा जाता है, ठीक है। देखो वाइट एलिफेंट, वैसे भी मैंने पहले भी बताया था वाइट एलिफेंट का बुद्ध से कैसे, हाउ इज वाइट एलिफेंट रिलेटेड टू बुद्ध, तो बुद्ध की कंसेप्शन से रिलेटेड है। याद आया? बुद्ध की मदर ने जब उनको कंसीव किया था तो उनको किस चीज़ की ड्रीम आई थी? वाइट एलिफेंट की, ठीक है। उसके बाद वज्रपानी, देखो इनके हाथ देखो,
बुद्ध का जो हैंड है वो क्या करता है, वो वज्रपानी में, ये वज्रपानी की फोटो है, वज्रपानी में क्या करता है, डिपिक्ट टू डिफीट द पॉइजन। पॉइजन कैसा, मतलब सारे नेगेटिव एनर्जी जैसे प्राइड, एंगर, हेट, इसको डिफीट करना। मंजूश्री, मंजूश्री के हाथ में देखो ये स्वॉर्ड टाइप का है, ये क्या है, दिस इज टू मैनिफेस्ट विजडम, ठीक है। अमिताभ, अमिताभ इज द बुद्ध ऑफ हेवन, दिस इज। इसके बाद कई सारी मुद्राएं हैं। जब आप बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स को देखेंगे, बुद्धिस्ट में मतलब ये स्कल्पचर्स देखेंगे तो आप देखोगे इनमें हाथ से बहुत सारे हैंड जेस्चर्स या फिर फिंगर के पॉस्चर्स हैं। तो ये पॉस्चर्स जो है बेसिकली क्या है, नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल मोड ऑफ कम्युनिकेशन और सेल्फ एक्सप्रेशन है। जैसे जब बुद्धिस्ट मॉन्क अपनी मेडिटेशन में बैठेंगे, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज में बैठेंगे, तो वो जिस तरह की डीटी को, जिस तरह के फोर्सेस को इन्वोक करना होगा, उसी तरह के हैंड जेस्चर्स वो बना के मुद्रा में बैठेंगे। जैसे कि जब उन्हें धर्म चक्र मुद्रा, धर्म चक्र मतलब, धर्म चक्र हमने देखा था फर्स्ट सरमन की बात कर रहा है, तो मतलब किसकी बात कर रहा है, विजडम की बात कर रहा है। जब हमें विजडम की बात करनी होगी तो आप देखो ये धर्म चक्र मुद्रा है, जिसमें उन्होंने अपने हाथ को ऐसे रखा हुआ है और 3 उंगलियां उस सर्कल को टच कर रही हैं। 3 उंगलियां क्या डिनोट करती हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। ये त्रिरत्न, तीन जो ज्वेल्स हैं, ये किनको टच कर रहे हैं, विजडम को, ठीक है। इसके बाद है भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा में देखो ये बैठे हैं, इनके हाथ क्या है, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं। ये क्या मान के चलते हैं कि अर्थ इज द विटनेस। उसके बाद वरद मुद्रा, वरद मुद्रा में जब वो बैठते हैं तो ये वरद मुद्रा क्या सिंबलाइज करती है, इट सिंबलाइजेस चैरिटी, इट सिंबलाइजेस कंपैशन, ठीक है। आप इनके हाथ में देखो, इनके हाथ के जेस्चर्स में इनकी जो 5 ये उंगलियां हैं, ये देखो 5 उंगलियां कैसे खुली है, तो हर एक उंगली जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट, मेडिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन को डिपिक्ट करती है। उसके बाद है ध्यान मुद्रा, जिसके अंदर ये दोनों हाथ या तो आप ऐसे रख सकते हो या एक भी रखोगे तो भी चलेगा, लैप के ऊपर रखना है और ध्यान लगाना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान मुद्रा किसके लिए करेंगे, ऑब्वियसली स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, एक बार बस देखते चलिए कि कौन कौन सी मुद्राएं हैं और वो क्या डिनोट करती हैं। इसके बाद है एक अभय मुद्रा। अभय मुद्रा इस तरह से है, एक हाथ ऐसे और एक हाथ लैप पे, तो दिस डिपोक अभय, अभय मतलब फियरलेसनेस। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स अगर हम बुद्धा की लाइफ में देखें तो in 8th year Buddha allowed women to become भिक्षुनी into Buddhist। तो initially women were not allowed into the sect, पर उनके एक डिसाइपल थे आनंदा ने बोला कि भाई women क्यों नहीं अलाउड है, और फिर उसके बाद उनके 8th ईयर में जो है वो एक विमेन को अलाउ करेंगे जो उनके खुद की आंट होगी, जिनका नाम है महाप्रजापति। तो इनिशियली अलाउड नहीं थी विमेन्स, पर बाद में अलाउड हो गई थी। अच्छा, पहले क्यों नहीं अलाउड थी, मे भी लगता होगा कि भाई मेल फीमेल दोनों साथ रहेंगे तो अनवांटेड प्रैक्टिसेस ना शुरू हो जाए, इसलिए। उसके बाद अगर आप देखो देवदत्त जो कि बुद्ध के कज़न थे, ये संघ के लीडर बनना चाहते थे, तो ये बुद्ध से लड़े थे, हालांकि ये बने नहीं थे, ठीक है। बुद्ध ने अपना कोई सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया है, लेटर वो अपने आप से अपॉइंट होते गए। महाबोधि ट्री, इस वक्त जो गया जी में महाबोधि ट्री है, जिसके नीचे बैठ के इन्होंने प्रे किया था, मेडिटेट किया था, एनलाइटनमेंट मिली थी इनको, निर्वाण मिला था, वो आज जो है वो 5th जनरेशन है जो कि लॉर्ड कनिंगम ने प्लांट किया था। तो मतलब वो मे भी सड़ता रहता है, तो उसके बाद उसको रीजनरेट कर लेते हैं, रिप्लेनिश कर लेते हैं। एक जायंट बुद्धा का स्टैचू है एट बोध गया, ये एक दाइको सेक्ट है ऑफ जापान, ये इन्होंने आके बनाया था, हेल्प करी थी बनवाने में। उसके बाद आप देखो कि बुद्धिज्म जो है उसका स्प्रेड क्यों हुआ, वो इतना पॉपुलर क्यों हुआ। एक तो है कि बुद्धिज्म जो था वो थोड़ा ज़्यादा लिबरल, थोड़ा ज़्यादा डेमोक्रेटिक था, ठीक है। जैसे मैंने बताया बुद्ध जो है अपना लीडर नहीं चुन के गए थे, ठीक है, वो आगे अपने आप चूज हो रहे थे। इनफैक्ट उनका जो कज़न था उसने जब लीडर बनना चाहा तो उसको भी नहीं बनने दिया, कि भाई ऐसा नहीं कि ये कुछ हायरार्किकल कुछ नहीं चल रहा है। उसके बाद आप एक और चीज़ देखो कि जो लैंग्वेज थी बहुत सिंपल थी, पाली लैंग्वेज थी, कॉमन मैन की लैंग्वेज थी, टेक्स्ट भी उसी तरह से थे। पर्सनैलिटी ऑफ बुद्धा, जिस तरह से वो जातक टेल सुनाते थे, जिस तरह से खुद वो नॉर्मल लाइफ जीते थे और एक्सट्रीमिज्म की बात नहीं करते थे, जैसे मिडिल पाथ की बात कर रहे थे, अष्टांगिक मार्ग, मिडिल पाथ। उन्होंने नहीं बोला था लाइफ मतलब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं बैठ जाओ, ही वॉज लाइक वेरी मच इसी दुनिया में रहो और देन फॉलो अ मिडिल पाथ। और उसके अलावा रॉयल पैटर्नेज, तो ऑब्वियसली वी हैव सीन अशोक
अगर बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने में अशोक ने जितना जितना कंट्रीब्यूशन है उतना शायद ही किसी का रहा हो, क्योंकि अशोक ने बुद्धिज़्म को थाईलैंड, वियतनाम, म्यांमार, चाइना, कंबोडिया, पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैलाया है। इनफैक्ट थाईलैंड में आज आप देखो तो 95% पॉपुलेशन वो बुद्धिज़्म को ही प्रीच करती है। इसके बाद जब वो इतना फैल गया और इंडिया में ही शुरू हुआ, तो इंडिया में डिक्लाइन क्यों कर गया, ये बहुत ही अजीब बात है। तो सबसे पहली रीज़न एक ये माना जाता है कि डिवीजन बहुत ज़्यादा हो गए थे। जैसे हमने देखा था ना, हीनयान, महायान, और ऐसी फर्दर और ज़्यादा डिवीजन हो गए थे। तो जैसे आप देखोगे गुप्ता पीरियड के आते आते तो पहले महाजनपद है, ठीक है, महाजनपद है, वैदिक एज पड़ी थी ना पहले, उसके बाद महाजनपद आए, फिर उसके बाद पोस्ट मौर्य आएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको गुप्ता आते नजर आएंगे। तो गुप्ता पीरियड के आते आते तक आप देखोगे बुद्धिस्ट में बहुत ज़्यादा डिवीजन हो जाएंगे। और फाहियान जो कि उस टाइम पे आए थे, एक फॉरेन विजिटर थे इंडिया में, वो बोलेंगे कि 18 सेक्ट थे। तो सोच रहे आप कितना छोटे 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 सेक्ट होते जाएंगे। इस डिवीजन की वजह से जो रिलीजन है वो अपना जो फिलॉसफी रिलीजन जो बनता जा रहा है वो अपना जो प्रोमिनेंस है वो लूज कर देगा। उसके बाद आप देखोगे इंडियन सॉइल पे वैष्णविज्म और शैविज्म का रिवाइवल हो जाएगा। अच्छा, जब भी किसी चीज़ का रिवाइवल होगा तो लोग जो है उसकी तरफ दोबारा से लेविटेट करेंगे और बुद्ध को विष्णु का अवतार बताने लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली फिर वो बुद्धिज्म रिलीजन जो अपना चार्म है, जो एकदम अलग रहने का, जो बुद्धिज्म शुरू हुआ तो इसीलिए हुआ था ना, क्योंकि वो वेद की जो रिजिडिटी है उसको कम करने के लिए शुरू हुआ था, और वो उसी के अंदर मर्ज होता जा रहा था। किंग्स जो है, लेटर किंग्स पैटर्नाइज करना बंद कर देंगे। महायान में आप देखोगे लिटरेचर टेक्स्ट में संस्कृत लैंग्वेज यूज होनी शुरू हो गई। पहले पाली से शुरू हुई, फिर संस्कृत आ गई। तब संस्कृत कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं है। बुद्ध की आइडल की वर्शिप होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। परसिक्यूशन होगा बुद्धिस्ट का। इस्लामिक इन्वेजन जब होगी तो ऐसा माना जाता है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज जो थी, जो कि बुद्धिस्ट साइट्स थी, उनको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद बुद्धिस्ट के अपने संघ में भी करप्शन आ जाएगा। तो जैसे वो लोग पहले कुछ दान वगैरह नहीं लेते थे, ग्रांट वगैरह नहीं लेते थे, और अब वो पर्सनल ग्रांट्स भी लेने लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली करप्शन आ जाएगा, लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं कम होने लग जाएगा। अच्छा, बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन, जैसे हमने जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन देखा था, वैसे हम बुद्धिज्म का कंट्रीब्यूशन भी देखते हैं इंडियन कल्चर में क्या है। तो जैसे जैनिज्म का था नॉन वायलेंस, सिमिलरली इनका भी है नॉन वायलेंस, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का तो बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। सांची स्तूप, बरहूत, गया आप देखो तो यहाँ पे ये फेमस टूरिस्ट साइट है। यहाँ का टूरिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद इन्होंने कई सारी रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ भी स्टार्ट की, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशील। पाली लैंग्वेज की जो डेवलपमेंट है वो बुद्धिस्ट टीचिंग्स की वजह से ही हुई। उसके बाद सॉफ्ट पावर में, मतलब आगे पीछे जो रीजन्स, जो हमारे दूसरी कंट्रीज है, जैसे वियतनाम हो गया, थाईलैंड और कंबोडिया एंड ऑल दीज कंट्रीज़ के साथ अगर हमें अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, जापान फॉर इंस्टेंस, तो ये सॉफ्ट पावर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम रिलीजन को यूज़ करते हैं किसी के साथ रिलेशन बनाने में, तो उससे ना नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कभी हर्ट नहीं होते, उससे नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स कभी हर्ट नहीं होते, बल्कि उससे क्या होता है, एक कॉमन लिंकेज निकल के आता है कि अरे देखो आप भी तो यही करते हो, हम भी यही करते हैं। अच्छा, आपके यहाँ पे ऐसा खाना बनता है, हमारे यहाँ भी ऐसा बनता है। तो क्या होता है, वो कॉमन लिंकेज है। कॉमन लिंकेज होगा किसी के भी बीच में, तो दो सिविलाइजेशंस या दो कंट्री के लोग जब पीपल टू पीपल कनेक्ट बैठा पाएंगे ना, तो उसके अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग की वजह से जो डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस है वो कम होंगी, और दोनों में नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं आएगी, तो इससे लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी में, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस में कैसे हेल्प करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर हम कल्चरल और मॉरल वैल्यूज, शेयर्ड कल्चरल मॉरल वैल्यूज रखेंगे तो को एग्जिस्ट कर पाएंगे पीसफुली, क्योंकि पीपल टू पीपल कनेक्ट होगा ना। और दूसरा ये है कि हम ऐसा नहीं बोल रहे कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम कल्चर को, अरे तुम्हारे वहाँ पे भी ऐसा ही कल्चर है, हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही कल्चर है, तो हम कोई भी कल्चर को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे चाइना करता है ना, जिनजियान प्रोविंस में जो वहाँ पे जो मुस्लिम लोग रहते हैं उनके ऊपर अपना चाइनीज़ कल्चर को एक्सपोर्ट कर रहा है, ज़बरदस्ती उनको फॉलो करने के लिए कह रहा है, इसीलिए वहाँ पे इतना अप्रोर है, इसीलिए वहाँ के लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो हम कोई रिलीजन को एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पे भी वही कल्चर फॉलो हो रहा है और हम भी उसी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा एशियन कंट्रीज़ के साथ अगर हम अपने टाइज़ को स्ट्रेंथन करना है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बुद्धिज़्म एज अ टूल को हम यूज़ कर पाएँ, उनसे अपने कल्चरल टाइज़ को या फिर बाकी जितने भी टाइज़ रखते हैं, मिलिट्री डिप्लोमेटिक टाइज़ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए।
इंडिया में ना बहुत सारे रिसोर्सेज है, बुद्धिस्ट रिसोर्सेज, जैसे पिलग्रिमेज साइट, जैसे अभी तो दलाई लामा भी इंडिया में ही रहते हैं। हमारी इंटरनेशनल गुडविल भी अच्छी है क्योंकि हमारे यहाँ पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इतना नहीं है ही नहीं इनफैक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल देखो, अगर हर ऑल्टरनेट ईयर होती है, 2004 में पहली हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको ऑर्गेनाइज करता है। तो 2018 में आप देखोगे बांग्लादेश, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका और 29 अदर कंट्रीज इसका पार्ट बनी। तो ऑब्वियसली हम इस तरह की कॉन्क्लेव के थ्रू और भी कंट्रीज़ को अपने साथ में ला सकते हैं। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम मंगोलिया में होते हैं, इसमें हम कोशिश करें कि वहाँ के लोगों को वीज़ा आराम से मिल सके, एटलीस्ट जो लोग यहाँ पे बुद्धिस्ट साइट को विजिट करना चाहते हैं। कुशीनगर यू नो फेमस बुद्धिस्ट साइट, तो कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, तो टूरिज़्म को ये भी एनहांस करेगा। टूरिज़्म एनहांस होगा तो बाहर के लोग इंडिया आएंगे, तो ऑब्वियसली डिप्लोमेसी हम और बढ़ा सकते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट बढ़ेगा। इनिशिएटिव्स क्या है बुद्धिज़्म को प्रमोट करने के लिए इंडिया में? तो बुद्धिस्ट सर्किट, स्वदेश दर्शन स्कीम के अंदर हमने बुद्धिस्ट सर्किट, कई सारे सर्किट है, रामायण सर्किट है, तो ऐसे ही एक बुद्धिस्ट सर्किट है, एनवायरमेंट सर्किट भी है, तो ऐसे एक बुद्धिस्ट सर्किट बनाया है जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट्स हैं इन सबको विजिट करवाया जाएगा। दिस स्कीम इज़ बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। ऐसी प्रसाद स्कीम है, प्रसाद स्कीम किससे रिलेटेड है? रिजुविनेशन, पिलग्रिमेज के रिजुविनेशन के लिए सेंटर और स्टेट मिलके कंट्रीब्यूट करता है ताकि जो टेम्पल्स है, जो उनकी हेरिटेज है, उनको बनाए रखा जा सके। बुद्धिस्ट साइट्स को आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स भी घोषित किया गया है ना। तो इससे क्या होगा कि बोध गया, अजंता एलोरा केव्स पे फोकस दिया जाएगा, फोकस होगा तो वहाँ पे में भी टूरिज्म बढ़ सके। देखो अपना देश इनिशिएटिव में भी बुद्धिस्ट साइट्स को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। ये एक इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का है, 2020 में स्टार्ट हुआ था। यूनेस्को की कई सारी हेरिटेज साइट हैं बुद्धिज्म की, जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं वो कई सारी साइट्स हैं, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का भी पार्ट है, जैसे कि आर्कोलॉजिकल साइट नालंदा महावीर की, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट जैसे सांची इन मध्य प्रदेश, महाबोधि टेम्पल, अजंता केव्स, ठीक है। हम इन सब के बारे में और डिटेल में बात करेंगे जब हम आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे, ठीक है, अभी नहीं। अच्छा, अब लास्टली हम देख लेते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में अभी हमने पढ़ा, जैनिज्म भी पढ़ा, बुद्धिज्म भी पढ़ा, अब हम देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या था। तो सबसे पहली चीज़ सोल में, तो सोल जैनिज्म मानते हैं लिविंग नॉन लिविंग दोनों में होता है, राइट। बुद्धिज्म ऐसा कुछ नहीं मानते, बुद्धिज्म डजंट टॉक अबाउट सोल। वर्ण सिस्टम, जैनिज्म कंडेम नहीं करेंगे, मैंने बताया था ना, जैनिज्म ये नहीं बोलेंगे कि ये गलत है, हम इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, पर बुद्धिस्ट कंडेम करेंगे। गॉड के बारे में जैनिज्म रिकॉग्नाइज करेंगे गॉड को, पर गॉड कैसा है उनके हिसाब से? गॉड ऐसा है जो कि एक परफेक्ट लिविंग बीइंग है ना, जो कि परफेक्ट ह्यूमन है। बुद्धिज्म रिमेन साइलेंट, बुद्धिज्म इसके बारे में, गॉड के बारे में एटलीस्ट कुछ नहीं कहता है। एक्सट्रीमिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म जो है, बुद्ध जो है वो मिडिल पाथ की बात करते हैं, बल्कि जैनिज्म एक्सट्रीम पाथ की बात करते हैं, जैसे कि क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर देना, ठीक है ना, तो दिस इज एन एक्सट्रीम फॉर्म, पर बुद्ध ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट दो फिलॉसफीज़, इंडियन फिलॉसफी एंशिएंट टाइम की हमने दो कवर करी हैं, और भी फिलॉसफीज़ हैं, जैसे जैसे आती जाएंगी हम उनको कवर करते जाएंगे, बट अभी के लिए यही दो इम्पॉर्टेंट थी तो मैंने कर दी। कल हम शुरू करेंगे महाजनपद्स। महाजनपद्स में आप देखोगे कई सारे डायनेस्टीज़ आएंगी, किंग्स आएंगे, पर हम कुछ मेन डायनेस्टीज और मेन किंग्स को ही कवर करेंगे, सारे कवर करने का कोई मतलब नहीं है, उन्हीं को कवर करेंगे जो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या फिर स्टेट पीएससीज में भी जो पूछी जाती है, ठीक है। सारी कवर करने से कुछ कोई फ़ायदा तो है नहीं, और दूसरा हर कोई किंग इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहा है, हर कोई किंग फैक्ट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा उस हिसाब से हम कवर करेंगे। आई फील ये एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट पढ़ने के बाद आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई तमिलनाडु की बुक पढ़ने की ज़रूरत है। ये होलसम है, अलग अलग टेक्स्ट से उठाई गई है, तो इसलिए ये कंप्लीट है। जो भी पोर्शन जैनिज्म बुद्धिज्म का बच गया है वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, उसे हम आर्ट एंड कल्चर वाली वीडियो में ही कवर करेंगे। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक मिस हो गया है तो प्लीज़ टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाके आप प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं आपको और क्या क्या इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या मिसिंग है और आपको क्या क्या चाहिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।